नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है सबक। पिछले कुछ समय से अक्षत के मन में अपनी मम्मी को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही थी। बात यह नहीं थी कि मम्मी उसे डांटती थी या उसका ख्याल नहीं रखती थी। उसे स्वयं को लेकर मम्मी से कोई शिकायत नहीं थी। मम्मी से उसकी नाराजगी की वजह तो यह थी कि मम्मी का व्यवहार उसके दादाजी के प्रति बहुत खराब था। अक्सर मम्मी दादाजी को बिना बात अपमानित ही नहीं करती थी, बल्कि अकेले में पापा के सामने भी दादाजी का झूठा नाम लेकर उनकी बुराई करती रहती थी। उस दिन तो मम्मी ने हद ही कर दी। जब नाना जी के सामने उन्होंने दादाजी का अपमान किया तो दादाजी को अच्छा नहीं लगा और चुपचाप बिना नाश्ता किए टेबल से उठ गए। दादाजी का नाराज होना भी गलत नहीं था। बात तो बस इतनी सी थी कि दादाजी ने केवल मम्मी से इतना कहा था कि अर्चना, लगता है आज तुमने भूल से उपमा में नमक 2 बार डाल दिया है। दादाजी का इतना बोलना भरता था कि मम्मी गुस्से में उबल पड़ी। बाबूजी, अब बुढ़ापे में आपका यही काम रह गया है कि आप सारे समय मेरे काम में गलतियां ढूंढे। यह तो नहीं कि जो कुछ मिला खा लिया। मम्मी इस तरह चिल्लाते ले से दादाजी की नहीं बल्कि टेबल बैठे सभी लोग चौंक गए थे, क्योंकि उसकी मम्मी दादाजी को बहुत डांट दिए थे। मम्मी की बात पे अक्षत को बहुत ही गुस्सा आया। उसका मन किया कि वह भी दादाजी के साथ टेबल से उठ जाए, पर मम्मी की बड़ी बड़ी लाल आंखें देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने पापा की ओर देखा तो वो चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। उसे पापा पे बहुत क्रोध आया। वो मम्मी के इस तरह से व्यवहार करने पे उसे डांटते क्यों नहीं, उनसे इतना डरते क्यों हैं। नाना जी मम्मी को जरूर कहा, बेटी तुमको अपने ससुर जी को इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थे। इस पर मम्मी अपना ही रोना रोने लगी और अपनी सफाई में धरने से झूठ बोलने लगी। मम्मी की बात सुनकर अक्षत हैरान हो रहा था। मम्मी उसे कहती है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर खुद कितना झूठ बोल रही है थी। वो दादाजी का कौन सा ध्यान रखती है। उन्हें अपने शॉपिंग, किटी पार्टी और फोन से फुर्सत मिले तो ना वो दादाजी का कोई काम करे। वो मन ही मन सोच रहा था। अक्षत को समझ में नहीं आता कि उसकी मम्मी दादाजी से बेवजह इतनी नाराज क्यों रहती है। एक दिन उसने दादाजी से पूछा कि जब मम्मी उनका अपमान करती है तो वो उनके साथ क्यों रहते हैं, वापस गांव क्यों नहीं लौट जाते। तो दादाजी ने उसको बताया कि उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी अपने दोनों बेटे की पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी में लगा दी। जो थी बहुत रकम बची थी वो दादाजी की बीमारी में लग गई। अब उनके पास कुछ नहीं बचा है कि अलग रह के अपना गुजारा कर सके। बस गांव में उनका छोटा सा घर है जिसको वो अपने जीते जी नहीं बेचना चाहते हैं। मम्मी पापा रोज उन पे दबाव डालते हैं कि वो अपना गांव का घर बेच दे, जिससे जो रुपए आए उससे वो लोग शहर में अपना बड़ा घर खरीद ले। दादाजी उनके लिए तैयार नहीं है, इसलिए मम्मी पापा उनसे नाराज रहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं गांव का घर बेचकर पूरे पैसे अपने बेटे बहू को दे दे। अक्षत को ये सब अच्छा नहीं लगा। यही सब सोचते सोचते अक्षत की आंख लग गई। वो गहरी नींद में सो रहा था कि उसके दोस्त अपने में से झंझोड़ते हुए उठा दिया। अरे अक्षत, इस समय दिन में कौन सो रहा है, कैसे सो रहे हो? चलो मेरे घर चलो, मेरे दादाजी ने मेरे लिए एक सुंदर सी गिफ्ट लेकर आया है, उसका दोस्त ने अक्षत से कहा। अभिनव ने उठाने पे अक्षत तैयार होकर उसके साथ उसके घर चला गया। अभिनव उसके पड़ोस में ही रहता था और दोनों एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पढ़ते थे। अभिनव ने उसे अपनी साइकिल दिखाई और अपने दादाजी से मिलाने घर के अंदर ले गया। अक्षत ने देखा अभिनव की मम्मी के साथ खाने के टेबल पर एक बुजुर्ग बैठे थे। अक्षत भी उन लोगों के साथ खाना खाने बैठ गया। अक्षत देख रहा था कि अभिनव की मम्मी बहुत प्यार से उनको दादाजी के एक एक चीज के लिए पूछ रही थी। अक्षत को अनायास से अपनी मम्मी याद आ गई। वो कभी भी उनके दादाजी को इतने प्यार से नहीं खिलाती। वह जो भी चीज बनाती है सबसे पहले पापा को परोसती है, फिर उसे तथा सबसे अंत में दादाजी के प्लेट में बहुत बेमन से डालती है, क्योंकि उसने उसके दादाजी को खाना परोसते देख लिया था। तो मन ही मन अक्षत सोच रहा था। अक्षत के नाना जी कई दिनों से अक्षत की मनोदशा को ध्यान कर रहे थे। उन्होंने अक्षत से पूछा, अक्षत बेटा, मैं 3-4 दिनों से तुमको देख रहा हूँ, तुम्हारे हाथ की पढ़ाई की किताब होते हुए तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है, क्या बात है? तुमको इतने बार पूछने पे उसने बोला। अक्षत पहले तो
कुछ नहीं कहा, वो चुप रहा। उनके बार बार पूछने पर नाना जी, मम्मी सारे समय दादाजी पर इतना अपमान क्यों करती है? मैंने आज अनुभव कि मम्मी पापा को देखा तो उनके दादाजी इतनी इज्जत करते हैं, फिर भी मेरी मम्मी क्यों ऐसी करती है? आप तो उनके पापा हैं, आप उन्हें कुछ कहते क्यों नहीं? नाना जी ने अक्षत के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, ओह लगता है तुम्हें अपनी दादाजी से बहुत प्यार है। सच कहो बेटा, तुम्हारी मम्मी के प्रताप मुझे ही पसंद नहीं है, पर उनको समझाना इतना आसान नहीं है। पर तुम घबराओ नहीं, मैं उनको एक तरीके से सबक सिखाऊंगी। नाना जी की बात सुनकर काफी तसल्ली मिल गई। नाना जी 10 दिनों का प्रोग्राम बनाकर आए थे, पर 5-7 दिनों में उन्होंने वापस जाने का मन बना लिया। दामाद बेटी तथा अक्षत को उन्होंने रोकने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने जरूरी काम का बहाना बनाकर उसके बाद अनसुनी कर दी। जाते जाते वो अपने बेटे और अक्षत को क्रिसमस की छुट्टियों में दिल्ली आने के लिए न्योता दे गए थे। हालांकि अक्षत के मम्मी पापा क्रिसमस की छुट्टियों में गोवा जाने का प्रोग्राम बना रहे थे, पर नाना जी बहुत आग्रह करने पर उनकी मम्मी ने कुछ दिनों के लिए दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना लिया। अक्षत को लेकर अर्चना जब अपने पीहर गई तो उसे अपने घर का माहौल काफी बदलता हुआ लगा। एक तो अपनी माँ की मृत्यु के बाद वो पहली बार पिघल गई थी, इसलिए भी उनकी अनुपस्थिति में घर बहुत सूना लग रहा था। फिर बाबूजी बहुत उदास और सुस्त रह रहे थे। अर्चना सोचने लगी कि 2 महीने पूर्व जब बाबूजी उससे मिलकर गए थे तब तो इतने बुझे बुझे नहीं थे। उसने बाबूजी से पूछा भी, उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि रिटायरमेंट के बाद अकेले बैठे समय काटना उनके लिए बहुत दुश्वार हो गया है। बेटे बहू सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। दोनों भाइयों ने अपने दोनों बच्चों को हॉस्टल में भेज दिया है। घर में दोनों छोटे बच्चे रह गए हैं। वो दिन भर अपने स्कूल ट्यूशन में व्यस्त रहते हैं, शाम को खेलने चले जाते हैं। रात को भी उनके पास केवल टीवी पे अपनी पसंद का कार्टून चैनल देखने आते हैं। उस समय भी अगर अपनी पसंद का कोई कार्यक्रम देखते होते हैं तो उन्हें रिमोट पकड़ाने के 2-4 मिनट की देर होती थी कि चिल्ला चिल्ला कर अपनी मम्मियों को बुला लेते हैं। बाबूजी, आप बच्चे से प्यार नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें रुलाया तो मत कीजिए। आप तो दिन भर टीवी देखते रहते हैं, जब बच्चे देखने आते हैं तो उसी समय बीच में आपको डिस्टर्ब करते हैं उसको। अर्चना ने देखा कि इस बार उसके भाइयों का रवैया बहुत ही परिवर्तन हो गया था। रिटायरमेंट के पूर्व तो बाबूजी का जितना मान सम्मान करते थे वह सब समाप्त हो चला था। अब तो बात बात में बाबूजी का अपमान करने भी नहीं चुकते थे। उस दिन भी खाने के मेज में सब बैठे थे तो बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, कारण खाना खाते समय निवाला उसके मुंह से जाकर कपड़े पर गिर गया तो बड़े भैया का मूड खराब हो गया था। वो झल्लाते हुए तुरंत बोल उठे, अमिता, बाबूजी को तुम अलग मेज पर बिठाकर खाना क्यों नहीं खिलाती हो? बार बार उनके मुंह से खाना गिरता रहता है, भोजन करने का मूड खराब हो जाता है। बस दूसरे दिन से बाबूजी को परिवार के सारे सदस्य के साथ बैठने को एक मौका मिलता। जब भी वो बंद हो गया था तब बाबूजी अपने कमरे में कैद से हो गए थे। बाबूजी पर ये अन्याय को देखते हुए अर्चना कुछ नहीं कर पा रही थी। उस दिन तो उन लोगों ने हद ही कर दी। जब उनके जाने के 2 दिन पूर्व उनके दोनों भाई भाभीियों ने उसे अलग कमरे में बुलाकर बाबूजी की शिकायत का लंबा चौड़ा पुलंदा उसके जख्मों खोल दिया तो बड़े भैया कह रहे थे कि बाबूजी 2 लाख की एफडी को तुड़वा कर उसके प्राप्त होने वाले धनराशि से उन लोगों को क्यों नहीं बांट देते। इस उन्हें उनकी व्यवस्था की जहर कर कोस कर रहे हैं। उन्हें बताया कि बाबूजी को ओल्ड पीपुल होम वृद्धाश्रम में रखने का बना रहा है तो उनकी बात सुनते ही वह क्रोध आवेश में तिलमिला उठी। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि अपने दो बेटे और बेटी होने के बाद भी बाबूजी के इस उम्र में वृद्धाश्रम की सलाह लेने का बाध्य होना पड़ेगा। अक्षत पास ही बैठा था। जब उसने अपने मामा मम्मी के बीच में बहस होते देखा तो उनकी बात सुनकर वो बहुत भोलेपन से पूछा, मम्मी, यह ओल्ड पीपुल होम क्या होता है? आप क्या नाना जी वही रहेंगे? क्या मैं भी उनके साथ जा सकता हूँ? अर्चना ने उसे डांटते हुए कहा, जब बड़े बात कर रहे हैं तो छोटे के बीच में नहीं बोलना चाहिए। तुम जाओ बाहर जाकर खेलो। अक्षत ने जाने के बाद उसने अपने भाइयों और भाभीियों के संबोधित करते हुए कहा, जब से मैं यहाँ आई हूँ बाबूजी के प्रति आप लोगों का व्यवहार को देखकर बहुत दुखी और सुंद हूँ। बाबूजी के 3-3 बच्चे होते हुए भी उन्हें अपने बुढ़ापे में वृद्धाश्रम की सलाह लेनी पड़ेगी। इससे अधिक शर्म की बात क्या होगी? आप चिंता न करें, मैं बाबूजी को अपने साथ ले जाऊंगी। पर हाँ, एक बात जरूर कहूंगी कि वाह भैया, जिन माता पिता ने इतने कष्ट में पाल पोस कर बड़ा किया उनको अपने जीवन की संध्या वेला क्या इस तरह जलील और अपमानित करे। मैं परसों जा रहा हूँ, बाबूजी का टिकट आप लोगों के साथ ही बनवा दे और अपने साथ ले जाऊंगी। कहते हुए गुस्से से बाहर निकल गई। रात को खाना खाने के बाद उसने जब अकेले में इस विषय में बाबूजी से चर्चा की तो
कुछ देर गंभीर रहकर सोचने के बाद वो बोले, बेटा तुमने अभी जो कुछ मुझे बताया वो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। आज तो कमोबेश सभी जगह हम वृद्धों की ऐसी स्थिति है। ऐसे बिल्ले मिलेंगे जिन्हें इस अवस्था में अपने बच्चों अपेक्षित मान सम्मान मिलता है। आज के युग में हमारी नियति बन गई है कि हम अपनी शारीरिक वेदनाओं को भोगने के साथ साथ अपनी मानसिक परेशानियों को भी मुख भाव से झेलते हैं। कुछ देर रुकने के बाद पुनः बोले, तुमको तो इन लोगों के द्वारा वृद्धाश्रम भेजने के बाद शायद यह सोचकर मुझसे छिपाई होगी कि मुझे इस बात से गहरा सदमा लगेगा, पर आज दोपहर में अक्षत मुझे तुम लोगों के बीच में बातचीत के विषय में बताता हुआ पूछ रहा था, नाना जी वृद्धाश्रम क्या होता है? माँ मम्मी आपको वहाँ भेजने की बात कर रहे हैं तो मम्मी उनसे झगड़ा क्यों कर रही थी? मैंने पहले उनसे प्रश्न टालना चाहा पर बार बार मुझसे पूछता रहा। मुझे समझाना पड़ा कि जब बच्चों के दिल और घरों में उनके लिए जगह कम पड़ने लगती है तो उन्हें अपने अभिभावकों को वृद्धाश्रम भेजना पड़ता है। जानती हो मेरी बात सुनकर मुझे क्या कहा? वो बोला, तब नाना जी आप अपने साथ मेरे दादाजी को क्यों नहीं ले जाते? मेरी मम्मी भी सारे समय पापा से कहती है कि जब दादाजी आए हैं तो उनकी प्रवेशी खत्म हो गई है और घर छोटा पड़ने लगा है। दादाजी का मन आप दोनों के साथ रहेंगे तो टाइम पास हो जाएगा। अपने बाबूजी की बात सुनकर अर्चना एकदम से चेप थी। उन्होंने उसकी ओर देखते हुए कहा, देख बेटी, छोटे बच्चे कितनी समझदार सहल होती है, कितनी जल्दी अपने ढंग से समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं। बाबूजी की बात सुनकर अर्चना कुछ क्षण मौन रही। उसके बाद बोली, बाबूजी पर मैंने सोच लिया है कि आप मेरे साथ ही चलेंगे। इन लोगों के पास मैं आपको और जलील नहीं होने दूंगी। इन लोगों के पास भले ही आपके लिए जगह नहीं है पर मेरे लिए आपके घर में आराम से रह सकते हैं। अक्षत के साथ उनका ड्रेसिंग रूम शेयर कर सकते हैं। और एक बात और कि इन लोगों की बातों में आप अपना एफडी बिल्कुल नहीं तुड़वाइएगा। ये लोग आपसे बुढ़ापे में एक बात सुरक्षा कवच ही छीन लेना चाहते हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान दौड़ आई। अर्चना के कंधे पर हाथ रखते हुए बाबूजी बोले, चले मुझे इतनी तसल्ली मिली कि उस बुढ़ापे में मेरे बेटे नहीं तो बेटी अपने साथ रखने को तैयार है। पर सोचो उन अभिभावकों की क्या स्थिति होगी जिनको दुख बांटने के लिए उनकी बेटियां नहीं होती। बुरा मत मानना पर एक बात कहूँ, आज मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम्हारे मेरा खून का रिश्ता है, इसलिए तुम्हें आज मुझसे इतनी हमदर्दी की है। तो मेरे लिए कष्ट उठाने को तैयार है। क्या तुम्हें इतनी ज्यादा अपने ससुर जी के विषय में सोचने की कोशिश की है? मैं अभी कुछ समय पूर्वक तुम्हारे यहाँ जाकर आया हूँ। सच बताना, तुम्हारे अपने ससुर जी के साथ कम से कम ऐसा व्यवहार नहीं है तो तुम्हारे भाई भाइयों को मेरे साथ क्या तुमने उनकी जरूरतों और आवश्यकता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल किया है? मैं जितने दिन तक तुम्हारे घर में है मैंने अब उनके प्रति तुम्हारे व्यवहार जमीन आसमान का अंतर महसूस किया। तुम छोटी छोटी बातों में उनकी जितनी अपमान करती हो उन्हें देखकर तो मुझे स्वयं पे गलानी हो रही थी। हम लोगों ने तुम बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। एक बात और कहूँ, तुम्हारे और विवेक तुम्हारे बाबूजी के प्रति ऐसे आचरण को देखकर नन्हे से अक्षत के हृदय पर क्या बीती है? क्या कभी तुम लोगों ने जानने की कोशिश की है? अक्षत ने मुझे बताया कि तुम लोग को जिस तरह अपमान करते हो उसे बहुत बुरा लगता है। वो भले ही तुमसे डरकर तुम्हारे सामने कुछ न बोले पर तुम लोगों के प्रति उसके मन में कितनी दुर्भाव पनपने लगी है। वो अब मुझसे कहता है कि वो भी बड़ा होकर तुम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करेगा। तभी तुम लोगों को पता चलेगा बड़ों की भावनाओं को आहत करना कितना कष्टकार होता है। वो किशोर समय जिस दौर से गुजर रहा है यह उसके लिए बहुत ही संवेदनशील समय है। इस बच्चों के समय पे कच्ची मिट्टी पर होती लकीरें बन जाती है, वो कभी कभी जीवन भर नहीं मिट पाती। बाबूजी फिर भी कुछ देर चुप रहकर बोले, हाँ एक बात और, तुम मुझे आने के समय के लिए अपनी एफडी को बेचवा कर रखने की सलाह देती हो, फिर तुम लोग अपने बाबूजी से कैसे उम्मीद करते हो कि वो एक माह सुरक्षा कवच अपना मकान तुम लोगों को सौंप दे और तुम्हारे मोहताज हो जाए? बस अंत में इतना ही कहूँगी, काश तुम मेरे प्रति जितना हृदय हो उतना समर्थन अपने ससुर जी के प्रति होती, तुम मुझसे शिकायत नहीं होती। आज अक्षत की बात मुझे प्रेरित किया कि मैं तुम्हें अपने कर्तव्य का बोध कराऊं। अब मेरी बात मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी। बाबूजी की बात सुनकर अर्चना का मन बहुत बेदिल हो गया। वह चुपचाप वहां से उठ गई। दूसरे दिन वह अक्षत के साथ वापस अपने घर के लिए रवाना हो गई थी। भागती ट्रेन के साथ रास्ते में उसके विचारों उथल पुथल ही चलती रही, पर वो जब घर पहुंची तो उसका मन स्थिर हो गया था। घर पहुंच उसे अपने पहुंचने की सूचना बाबूजी को दे दी थी। उन लोगों के जाने के 3-4 दिन बाद ही वो अक्षत को अपने नाना जी के पास फोन करके आया तो बहुत खुश लग रहा था। उसने उसे कहा, नाना जी आपने तो मेरी मम्मी पे जादू ही कर दिया। सच वो एकदम बदल गई है। अब वो दादाजी से बहुत अच्छे से बात करती है और उनका बहुत ध्यान रखती है। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो दादाजी से बात कर लो। कहते हुए उसने फोन अपने दादाजी को पकड़ा दिया। दादाजी फोन पर केवल इतना ही बोल पाए कि अरे आपने मेरी बहू को मेरी बेटी बनाकर भेज दिया।
किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूँ? कहते-कहते उनकी आवाज़ भर आई थी। हरदयाल जी आँखों की नम हो गई थी। अपनी योजना को सफलतापूर्वक कहते होते देखकर उनका गहरा संतोष मिला था। उन्होंने तुरंत अपने बेटे और बहुओं को बुलाया, उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा, "बच्चों चलो, तुम लोगों के सहयोग से अपने ड्रामा का सुखद अंत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम चारों की समझ बिना भला मैं अपनी बेटी की सही रास्ते पर कहाँ ला पाता है।" बाबूजी की बात सुनकर सभी के चेहरे पे हर्ष और संतोष की लहर दौड़ गई थी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।